दोस्तों नमस्कार। 18 जनवरी 1977। उस दिन सुबह सवेरे तक इस देश में किसी नागरिक को पता नहीं था कि इस देश में इमरजेंसी खत्म होगी और चुनाव होंगे। लेकिन उस दौर की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को उनके अपने कैबिनेट के तमाम सदस्यों ने और जो उनके सबसे करीबी नेता थे उन्होंने यही समझाया कि अगर इस दौर में चुनाव करा लिया जाए तो जीत ऐतिहासिक होगी, पुराने तमाम रिकॉर्ड टूट जाएंगे। और 18 जनवरी 1977 यानी 47 बरस पहले इस देश के भीतर जब प्रधानमंत्री की तरफ से यह ऐलान किया गया कि अब चुनाव होंगे, तो उस दौर में चुनाव आयोग ने तत्काल बैठक बुलाई और तय किया कि 2 महीने बाद यानी 16 से 20 मार्च 1977 के बीच वोट डाले जाएंगे और देश में चुनाव के ऐलान के साथ ही आचार संहिता लागू हो गई। कल्पना के परे है, सिर्फ 2 महीने के बाद चुनाव होने हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पूरे तरीके से मान चुका है जीत ऐतिहासिक होने वाली है। लेकिन एक झटके में चुनाव का ऐलान और आचार संहिता लागू होने के बाद यह देश जनता का चुनाव होने लगा, यानी जनता ही तैयार होने लगी। राजनीतिक दल उस रूप में तैयार थे नहीं जो जनता पार्टी की शक्ल में इंदिरा गांधी को चुनौती देने की स्थिति में आ पाते। जनता एकजुट होने लगी, मुद्दे सामने खड़े थे और उन मुद्दों के आश्रय जनता की एकजुटता ने एक झटके में कांग्रेस के भीतर भी दरार पैदा कर दी और 3 फरवरी को इंदिरा गांधी के सबसे मजबूत राजनीतिक स्तंभ या पिलर जगजीवन राम ने इस्तीफा दे दिया। एक दिन पहले उन्होंने उस वक्त जयप्रकाश नारायण से टेलीफोन पर बात की, उनसे आशीर्वाद लिया और जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ जगजीवन राम नहीं बाकियों को भी यह संदेश देने को कहा कि यह चुनाव जनता का है, यह किसी पॉलिटिकल पार्टी का चुनाव नहीं है। जगजीवन राम इस्तीफा देते हैं, उनके साथ उस वक्त हेमवंती नंदन बहुगुणा भी इस्तीफा देते हैं, नंदनी सतपथी भी इस्तीफा देती हैं और भी कई नेताओं की पूरी कतार जो इस्तीफा देती है। लेकिन जगजीवन राम के इस्तीफा देने के तुरंत बाद इस देश की राजनीतिक परिस्थिति एक झटके में पलट जाती है और आचार संहिता लागू हो गई है। तो उस दौर में सत्ता के सामने या सत्ता के हाथ से वह डोर खिसक चुकी है जहां वो अपनी ताकत का एहसास इस देश की जनता को कराता। बड़ा पुराना किस्सा है, लेकिन उस दौर को अगर जिसने भी देखा है वो जानता है कि उस दौर में बैलेट पेपर से वोटिंग होती थी, उसकी गिनती होती थी तो रात रात भर वो गिनती चलती थी, रेडियो पर जानकारी आती थी और रात में पता चलता था कौन जीता कौन हारा। और इसी प्रक्रिया के भीतर बड़े बड़े लोग हारते चले गए क्योंकि जनता चुनाव लड़ रही थी और 1977 के भीतर जनता पार्टी 295 295 सीट जीत जाती है, कांग्रेस 154 पर सिमट जाती है, जनता पार्टी को 41% वोट मिलते हैं, दूसरी तरफ तकरीबन 34.5-35% वोट कांग्रेस को मिलते हैं। इन परिस्थितियों के आईने तले उस दौर में वामपंथियों की मौजूदगी भी थी जिनको 32 सीटें मिली थी और उस दौर में एआईडीएमके 30 चौथे बड़े राजनीतिक दल के तौर पर थी जिसको 18 सीटें मिली थी। आज इसको दोहराने की जरूरत क्यों पड़ रही है, यह सवाल किसी के जहन में भी आ सकता है। सबको पता है कि अब इस देश ने 2 चुनाव आयुक्तों को चुन लिया है, नोटिफिकेशन कल तक हो जाएगा, राष्ट्रपति की मुहर लग जाएगी और इस देश में लोकसभा चुनाव को लेकर तारीखों का ऐलान तत्काल बाद होना है, वह भी तारीख करीब आ चुकी है। जैसे ही चुनाव आयोग तारीखों का ऐलान करेगा वो कल करे या परसों करे, कुल मिलाकर रविवार तक हर हाल में इस देश में तारीखों का ऐलान हो जाएगा, यानी नोटिफिकेशन हो जाएगा, यानी आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता लगते ही इस देश के भीतर में जो सीबीआई है, जो ईडी है, जो आईटी है, उसकी पहलकदमी थम जाएगी। राजनीतिक तौर पर कोई दिशा निर्देश इस दौर में सरकार दे नहीं सकती है जब तक राष्ट्रीय विपदा ना हो। और इन परिस्थिति के भीतर अलग अलग राज्यों से और उस राज्यों के भीतर से जो आवाज
लगातार उठ रही है या उठना चाहती है, लेकिन इस दौर में दब जाती है, क्या उन आवाजों का शोर, चाहे वह बिहार हो, चाहे वह उत्तर प्रदेश हो, चाहे वह महाराष्ट्र हो, चाहे वह उड़ीसा हो, चाहे वह तमिलनाडु हो, इन तमाम जगहों से आवाजें जो उठेगी, उसको थामने वाला कोई हो या ना हो, लेकिन यह शोर हो सकता है इस देश की उस राजनीतिक मिजाज को बदलने की ताकत रखता हो जो अभी तक इस देश ने आवाजें सुनी ही नहीं है, क्योंकि वह खौफजदा है, क्योंकि वह डरी हुई है। तो क्या राजनीतिक तौर पर आचार संहिता लागू होते ही इस देश के भीतर कुछ बड़े परिवर्तन होने की शुरुआत होगी? खबरें तो कई तरीके से है। यह खबर बिहार के भीतर की राजनीतिक गहमागहमी के बीच कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सीटों को लेकर भी है। उत्तर प्रदेश के भीतर जो समझौते हो चुके हैं और जिस बड़े समझौते का इंतजार ये देश बार बार कर रहा है, वो चेहरा मायावती का है। क्या वह भी आचार संहिता का इंतजार कर रही है? और इस परिस्थिति में दक्षिण भारत से भी जो बार बार कुछ आवाजें अब इस दौर में सुनाई देने लगी है, क्या वो आवाज और तीखी हो जाएगी? राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर भी शिवसेना टूटी, एनसीपी टूटी, लेकिन सवाल यह है कि एनसीपी हो या शिवसेना हो, बिना शरद पवार और बिना ठाकरे परिवार के यह दोनों पॉलिटिकल पार्टी एकनाथ शिंदे या अजीत पवार के आश्रय क्या वाकई जीत हासिल कर पाएगी, या सिर्फ इस भरोसे वो साथ खड़े हैं क्योंकि जब तक चुनाव का ऐलान नहीं तो डर और खौफ तो उनके ऊपर भी था। और राजनीतिक तौर पर नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक तौर पर करप्शन के चार्ज तो उन पर भी लगे थे। लेकिन फिर हमने कहा यह शोर और आवाज जो निकलेगी, अगर यह जनता के चुनाव में तब्दील हो जाए तब, और इस देश के भीतर एक ही लकीर कोई अगर खींच रहा है तो इस दौर में कांग्रेस पार्टी के नायक राहुल गांधी हैं। सवाल यह नहीं वो वोट की शक्ल में तब्दील होंगे या नहीं होंगे, लेकिन कुछ दृश्य इस दौर में किसी भी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को डरा सकते हैं। मसलन आज नासिक के भीतर राहुल गांधी थे और नासिक में जितनी बड़ी तादाद में वहां पर इस न्याय यात्रा के साथ लोगों का समूह दर समूह जुटता चला गया, वो हो सकता है खास तौर से नासिक की सीट तो शिवसेना ने जीती थी, पालघर की सीट भी शिवसेना की जीती थी, और अगर आप पश्चिमी महाराष्ट्र के हिस्से को देखिए तो पश्चिमी महाराष्ट्र की 11 में से 5 सीट तो बीजेपी ने जीती थी, 3 सीट शिवसेना ने जीती थी, 3 सीट एनसीपी ने जीती थी। एनसीपी और शिवसेना शिफ्ट हो गई, जो टूटा हुआ हिस्सा है वो इंडिया के पास है और इंडिया के भीतर बेचैनी भी है। लेकिन दूसरी तरफ सवाल यह भी है, अगर यह जनता का चुनाव है जो जन सैलाब दिखाई दे रहा था या दिखाई दे रहा है, देख लीजिए पहले। 2 दिन बाद मुंबई में रैली होनी है इंडिया की, और सवाल सबसे बड़ा यह है कि महाराष्ट्र और बिहार यही 2 राज्य तो हैं जहां गठबंधन टूटा बीजेपी का, जो बरसों बरस से था। बिहार में वह जुड़ भी गया और दोबारा जुड़ गया, या कहें तिबारा जुड़ गया। लेकिन राजनीतिक तौर पर महाराष्ट्र के भीतर शिवसेना का अलग होना उस हिंदुत्व के नाम पर या फिर उस वोट बैंक के जरिए, जो कि बरसों बरस से लोगों के जहन में यह कभी सवाल उठा ही नहीं कि शिवसेना और बीजेपी अलग भी हो सकती है, लेकिन एक झटके में जिस राजनीतिक लकीर को दिल्ली ने महाराष्ट्र की राजनीति के भीतर खींच दिया, क्या वह आचार संहिता लागू होने के बाद बदल सकती है? यह शगुफा नहीं है, यह राजनीतिक हलचलों के भीतर से उठती हुई आवाजें हैं। आपको इंतजार करना होगा चुनाव का ऐलान, आचार संहिता का लागू होना, टिकटों का वितरण और उस पर नाराजगी, या उसके बाद आने वाले वक्त में अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चाहे वो एकनाथ शिंदे की टीम हो या अजीत पवार के साथ निकले हुए उन तमाम बड़े लोग, बड़े दागी लोग, बड़े दागियों के साथ लगातार बीजेपी जिनके नाम लेती थी और ईडी के फाइल में जिनके नाम दर्ज है, उससे तो बचा जा सकता है, लेकिन राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई अगर जनता से टकराने के साथ खत्म हो जाए तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, और उसमें आखिरी वक्त में कहा जाएगा आपने फैसला गलत ले लिया। यह सवाल अजीत पवार के सामने भी है, यह सवाल एकनाथ शिंदे के सामने भी है। एकनाथ शिंदे सीएम बने रहेंगे,
उनको भरोसा दिया जा चुका है, लेकिन भरोसा एक व्यक्ति के आश्रय तमाम नेताओं के सर पे बांध दिया जाए, ऐसा भारत की राजनीति में कम से कम होता नहीं है। और यह टूट कोई आज की नहीं है। शरद पवार ने तो अपने जवानी के दौर में कांग्रेस को तोड़ा था और वहां से निकलकर मुख्यमंत्री बने थे, लेकिन अजीत पवार मुख्यमंत्री नहीं है। उनके सामने भी बड़े सवाल हैं। उन्होंने भी देख लिया किस तरीके से उनके परिवार के रोहित पवार को जेल का रास्ता दिखाया गया। हर किसी के सामने है कुर्की जब्ती पवार परिवार के भीतर कैसे हुई। तो राजनीतिक झटका कौन कब किसे देगा, यह आचार संहिता का इंतजार हो रहा है। इसकी दूसरा चेहरा बिहार के भीतर है। पशुपति नाथ पारस क्या करेंगे, जीतन राम मांझी क्या करेंगे। चिराग पासवान 5 टिकटों को भरोसे और आश्वासन के बाद बहुत खुश हैं और चचा को दगा देने को तैयार हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी तो अपने चचा का रास्ता आज भी टो रहे हैं और राजनीतिक तौर पर वो जानते हैं पता नहीं किस मोड़ पर किस उम्मीद के आश्रय कौन सी परिस्थिति बनती चली जाए, क्योंकि बिहार वो राज्य जरूर है जो कि जनता के चुनाव में किसी भी चुनाव को तब्दील कर देता है और उसमें उत्तर प्रदेश की अपनी राजनीतिक धड़कनें जब शामिल होती हैं तो वो इस देश में परिवर्तन ला देती है। इसीलिए उत्तर प्रदेश के भीतर भी सवाल है कि आखिरी क्षणों में मायावती कोई बड़ा निर्णय तो नहीं लेगी। जिस वोट बैंक के आश्रय आरएलडी बैठी हुई है, क्या इस दौर में अपने तौर पर यह मान लिया जाए कि आरएलडी इस भरोसे में है कि बीजेपी के आश्रय वो जीत जाएगी। इन तमाम परिस्थिति में सवाल सबसे बड़ा यह भी है कि जयंत चौधरी जानते हैं बगल के हरियाणा में जाट के नाम पर झटका दिया गया दुष्यंत चौटाला को, या दुष्यंत चौटाला के साथ एक साझेदारी की गई कि इस लोकसभा चुनाव में आप हमें जिताने की व्यवस्था करें, विधानसभा देख लेंगे। लेकिन ऐसा कोई सौदा जयंत चौधरी के साथ तो नहीं हुआ है। और इन्हीं परिस्थिति में बिहार के भीतर की घमासान वो तो इंडिया से भी बद से बदतर है। और आज ये सवाल जब पूछा भी गया नीतीश कुमार से, जो कि चिंतित रहते थे इंडिया को लेकर, अब तो वह एनडीए के भीतर हैं, तो टाल मटोल करते हुए आज शाम कल शाम का जिक्र करते हुए वो निकल गए। आप लोग की बात हो गई है, एनडीए का सीट डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट है आप लोग का? एनडीए में बात हो गई है। आप लोग का सीट वो सब जल्दी हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, चिंता मत सर, करिए। मंत्रिमंडल विस्तार जल्दी होगा, सब चीज के बारे में खबर तुरंत मिलेगा भैया आपको। अरे हम उसमें लगे हुए हैं। पता नहीं कितना ध्यान आप लोगों ने दिया या नहीं दिया, क्योंकि इस दौर में अगर बीजेपी को नवीन पटनायक की जरूरत है और उनके सबसे करीबी पांडियन इस दौर में दिल्ली के लगातार संपर्क में है, लेकिन राजनीतिक तौर पर बीजेडी के लिए चुनाव से ऐन पहले जिस गठबंधन की दिशा को बीजेपी चाहती है, वह उनकी अपनी राजनीतिक जमीन कहीं खत्म तो नहीं कर देगी। यह सवाल बीजेडी के भीतर उन सांसदों के साथ भी जाकर अटक गया है और राज्य के एमएलएस के भीतर भी यह सवाल है, यह रास्ता कहीं सुसाइडल तो नहीं होगा। तो क्यों नहीं इसे चुनाव के ऐलान तक टाला जाए, क्योंकि सबको पता है कि दिल्ली की ताकत से आप टकरा नहीं सकते हैं। नवीन पटनायक भी कोई अछूते नहीं है, वो जानते हैं कि राज्य का विकास करना है, पैसा चाहिए, और अगर कोई दागदार है उसे बचना बचाना चाहिए तो दिल्ली के साथ आपको खड़ा होना होगा। लेकिन इस दौर में बड़ा सवाल यह है कि अगर दिल्ली की सांसें लोकसभा चुनाव को लेकर अटक भी रही है, यह सोचकर अगर वाकई ये जनता का चुनाव हो गया, तो इस परिस्थिति में ध्यान दीजिए, एक के बाद एक मुद्दे दिल्ली ने बार बार उठाए हैं और हर मुद्दों के आश्रय उसने ये माना है कि उसके अनुकूल परिस्थितियां हैं। इस दौर में किसी के अच्छे दिन का जिक्र नहीं है, किसी के बुरे दिन का जिक्र नहीं है। 2047 के विकसित राष्ट्र होने का जिक्र है, भारत की तीसरी बड़ी इकोनॉमी को बनाने का जिक्र है। लेकिन दोनों परिस्थितियों से इस देश की वह जनता जो चुनाव को अपने अनुकूल अगर तब्दील कर दे तो सत्ता बदलने की स्थिति आ जाती है। क्या इस बात को लेकर घबराहट है? इस दौर में जब सीएए लाया गया तो सोचा गया कि बड़ा बवाल होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चंद नेताओं के हंगामे शोर के साथ ही यह कहीं गुम होने लगा। कौन नेता थे वह? ममता बनर्जी, वह शोर मचा रही थी। केजरीवाल, वह शोर मचा रहे थे। कौन कौन नेता मचा रहा था शोर सीएए को लेकर, जबकि मुस्लिम समुदाय के भीतर कहीं ज्यादा बड़ी खामोशी थी। तो इसके मतलब क्या है? क्या राजनीतिक तौर पर इस दौर में हर वो मुद्दा जो दिल्ली उछालती है उसको भी इस देश की जनता लपकने को तैयार नहीं है?
और उसका लाभ मिल जाए, वोटों का ध्रुवीकरण हो जाए, इसलिए राजनीतिक तौर पर अपनी अपनी राजनीति को समानांतर देखते समझते हुए, चाहे वो बंगाल की आवाज हो चाहे दिल्ली की आवाज हो, इसको उठाया जा रहा है। क्योंकि यह कल्पना के बिल्कुल परे है कि जरा सोचिए, इस देश में पाकिस्तान से आए हिंदू नागरिक, इस देश में बांग्लादेश से आए हुए हिंदू नागरिक, अगर वो दिल्ली में मौजूद हैं और एक झटके में दिल्ली के मुख्यमंत्री कोई बयान देते हैं, तो उस बयान के खिलाफ दिल्ली की सड़कों पर वही जो शरणार्थी है वो आंदोलन की शक्ल में नजर आने लगते हैं, जैसे किसी पॉलिटिकल पार्टी का शोर मचा हुआ है, और वो दिल्ली के मुख्यमंत्री को निशाने पर लेते हैं, क्योंकि यह मुद्दा कहीं गायब ना हो जाए। क्या ऐसी हरी झंडी इस दौर में दी जा चुकी है? क्योंकि दिल्ली में शरणार्थी दिल्ली के मुख्यमंत्री के खिलाफ नारे लगा रहा हो और दिल्ली पुलिस देख रही हो, यह सामान्य तौर की परिस्थिति नहीं है। दरअसल यह आचार संहिता लागू होने से पहले हर मुद्दे को हवा में उछालकर वोटों के ध्रुवीकरण करके अपने अनुकूल बनाने की परिस्थिति है, और इसमें हर नेता शामिल है। उसकी अपनी राजनीतिक जमीन का सवाल है। जरा दिल्ली का नजारा देखिए। अब आप सोचिए, अभी ये वोटर हुए नहीं हैं और इनके हाथों में पाकिस्तान का पासपोर्ट भी नजर आया, और खुले तौर पर यह खुद को हिंदू बता भी रहे हैं। लेकिन सवाल है, राजनीतिक तौर पर इतनी बड़ी रैली या विरोध की शैली का प्रदर्शन जो दिल्ली की सड़कों पर हुआ, यह बहुत साफ बतलाता है कि दरअसल इस दौर में इंतजार देश चुनाव के ऐलान का कर रहा है, आचार संहिता लागू हो जाए इसका कर रहा है, क्योंकि देश के मुद्दे इस दौर में हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं, और उन मुद्दों से प्रभावित सबसे बड़ा तबका इस देश का वह युवा तबका है जो बेरोजगार है। हर तीसरा वोटर इस देश के भीतर में युवा है जिसके पास कामकाज नहीं है। 18 बरस से लेकर 32 बरस के भीतर के युवाओं के दिल में अगर झांक कर देखिएगा तो हो सकता है बेरोजगारी के अलावे आपको कुछ नजर ना आए। और यही वो सवाल है इस देश की राजनीति के भीतर, जो दिल्ली की सत्ता जिन मुद्दों को उठा रही है, जिस आश्रय 370 और 400 पार के नारे लग रहे हैं, उस दौर का सबसे बड़ा संकट यह है कि हर हाल में हमें तीसरी बार सत्ता में रहना है, और उस आंकड़े तक पहुंचने के लिए हर गठबंधन, हर नेता मान्य है। लेकिन अगर यह जनता का चुनाव हो रहा है तो शायद इसकी सबसे बड़ी वजह इस देश के भीतर पहली बार कांग्रेस के किसी नेता का सड़क के बीच और गली चौराहों पर घूमते हुए उस सच से लोगों को अवगत कराना है, जहां पर खुद कांग्रेस पार्टी का नेता राहुल गांधी अपने तौर पर कमजोर महसूस करता है कि वो क्या करे। राजनीतिक तौर पर ऐसी लड़ाई इस रूप में लड़ी भी जा सकती है, यह कल्पना किसी ने की नहीं होगी, क्योंकि जब कोई खुले तौर पर कहता है कि आपके लिए सारे रास्ते बंद हो गए हैं, अब कौन सा रास्ता आप खोलेंगे? पहले भैया पिछड़ों का, दलितों का, गरीब जनरल कास्ट का, आदिवासियों का, माइनॉरिटी का क्या कौन से रास्ते थे बताओ? ये तो आपके लिए बंद है। मीडिया बंद, कॉर्पोरेट बंद, प्राइवेट अस्पताल बंद, प्राइवेट कॉलेजेस बंद, तो रास्ते खुले कौन से थे बताओ? सरकारी नौकरियां खुली थी, इसमें आप लोग जा सकते थे। सेना खुली थी, उसमें आप लोग जा सकते थे। पुलिस की भर्ती होती थी, उसमें आप जा सकते थे। ठीक है, अब नया सिस्टम है। सबसे पहले आर्मी वाला बंद कर दिया। कहते हैं भैया आर्मी में अग्निवीर बनेंगे, 4 लड़के अंदर आएंगे, 3 को लात मार के बाहर कर दिया जाएगा। वो 3 पता है कौन होंगे? कौन होंगे पता है? वो 3 90% वाले होंगे। दलित, आदिवासी, पिछड़े, गरीब, जनरल कास्ट के लोगों उनसे कहेंगे भैया 3 साल 4 साल यहां काम करो, बाहर निकलो। गोली लगेगी, शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन नहीं मिलेगी। कैंटीन पेंशन किसको मिलेगी? वो एक बंदे को मिलेगी। तो आर्मी वाला रास्ता बंद, पब्लिक सेक्टर वाला रास्ता बंद,
सारा का सारा प्राइवेटाइज कर दिया। BHEL, HEL, ये सारी जो संस्थाएं हैं, रेलवे, एक के बाद एक प्राइवेटाइज हो रही हैं। वो रास्ता एक बंद हो बात गया। तो तय है, अगर राजनीतिक तौर पर इस देश के युवाओं ने यह महसूस कर लिया कि उनके मुद्दे हाशिए पर ढकेले जा चुके हैं और जानबूझकर उस पर राजनीतिक लाल कालीन बिछाई जा रही है, और अगर वो खड़ा हो गया तो उनके मुद्दे एक झटके में सामने आ जाएंगे, तो फिर सवाल नेताओं की लंबी कतार का नहीं है। वो चाहे नवीन पटनायक हो, चाहे वो मायावती हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, चाहे जीतन राम मांझी ही क्यों ना हो। इस कड़ी के भीतर चाहे अजीत पवार हो या एकनाथ शिंदे हो, किसी भी कतार को छू लीजिए, अगर वो जनता के जरिए किसी मुद्दे को उठाते हुए इस देश की राजनीति को प्रभावित करने के लिए अगर वो निकल जाए, तो फिर सवाल जनता का होता है, नेताओं का नहीं होता है। नेता तो प्लेयर है, वो तय करता है अब किस पार्टी के साथ खड़े होना है, किस टीम में उसे रहना है। मौजूदा वक्त की टीम एक दबाव की टीम है। मौजूदा वक्त की टीम के पीछे CBI और ED और IT है। मौजूदा वक्त की टीम के भीतर दिल्ली की ताकत है। मौजूदा वक्त की बनती हुई टीम के भीतर आने वाले वक्त में 400 पार का नारा है। मौजूदा वक्त की टीम इस आश्वासन और भरोसे पर है कि तीसरी बार जीत कर ही आएंगे, लेकिन ये जीतने और हारने की परिस्थिति में राजनीतिक दल आमने सामने खड़े हैं। यानी अगर इन दोनों से हटकर जनता एक ताकत के तौर पर उभर गई, तो तमाम राजनीतिक दलों के जो भी चेहरे आपके जहन में बड़े ताकतवर नजर आते हैं, फिर वह खामोश रहेंगे नहीं, टाल मटोल करेंगे नहीं। अभी तो खौफ ज़्यादा है। और देखिए भारत की राजनीति का सच भी देखिए कितना अनूठा है। हमने शुरुआत 47 साल पहले से की थी, 1977 से। उस वक्त इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी, और अब इंदिरा गांधी के बेटे इस दौर में संघर्ष कर रहे हैं। उस दौर में जयप्रकाश नारायण के साथ खड़े जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज थी, वह इस दौर में उस पॉलिटिकल पार्टी के साथ नहीं है जिनके साथ उस दौर में जयप्रकाश नारायण थे। यानी बीजेपी उस दौर की जनसंघ, जिसका जनता पार्टी में विलय हुआ था। तो बिहार के भीतर चाहे वो RJD हो, चाहे पासवान ही क्यों ना हो, चाहे उत्तर प्रदेश के भीतर मायावती या खुद अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी खुद क्यों ना हो, उस दौर में RLD यानी चौधरी चरण सिंह को याद कर लीजिए, उनकी अपनी राजनीति क्यों ना हो। और इसी कतार को बहते बहते आप महाराष्ट्र तक ले जाइए, तब आप समझ पाएंगे कि परिस्थिति सिर्फ इस देश के भीतर में राजनीतिक चेहरे के आसरे बदलती है। देश के भीतर जनता का संघर्ष और जनता की उम्मीद उसी रूप में रहती है। इसीलिए हर 5 बरस के बाद कोई अगर ये खुला ऐलान कर दे कि वह सत्ता में आ रहा है, तो जनता उसकी डुगडुगी बजा देती है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।